Welcome to Reliable Analysis. We are going to start English Literature of Class 10. The name of the book is First Flight and the name of the chapter is Glimpses of India and its second part is कुर्ग। आप सबों से अनुरोध है कि इस एजुकेशनल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज सच टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियोज ऑलवेज बी अवेलेबल इन दिस चैनल। तो कुर्ग कर्नाटक का एक काफी खूबसूरत जगह है। कुर्ग अपने नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कुर्ग इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ब्यूटी। कुर्ग में हर चीज ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल है और इस तरह से कुर्ग इज अ वेरी फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्टों के लिए कुर्ग एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि कुर्ग की हवा भी खूबसूरत है, कुर्ग का लैंडस्केप भी खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी यानी फॉरेस्ट, माउंटेन्स इत्यादि भी खूबसूरत है और कुर्ग के लोग भी खूबसूरत हैं। कुर्ग में ह्यूमन ब्यूटी भी पूरी तरह से भरा पड़ा है। जिस प्रकार से इंडिया में कश्मीर को नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन ब्यूटी दोनों के लिए जाना जाता है। इसी कारण किसी शायर ने कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। तो धरती पर स्वर्ग कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं था, ह्यूमन ब्यूटी भी है। कश्मीर की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इसी प्रकार का एक जगह है कर्नाटक में कुर्ग। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ह्यूमन ब्यूटी यहां पर प्रकृति ने दिया है और कुर्ग की हवा में भी सुगंध है, ताकत है। कुर्ग कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है, कॉफी की खेती होती है कुर्ग में। कॉफी एक ताकतवर्धक, एक पावरफुल बीवरेज है, पेय पदार्थ है। कॉफी पीने से ताकत स्फूर्ति महसूस होती है और कुर्ग में चूंकि कॉफी की खेती होती है इसलिए कुर्ग की हवा में भी कॉफी की खुशबू घुली हुई होती है। और इस कारण से अगर आप एक टूरिस्ट की तरह सोचते हैं, अगर आप पर्यटन घूमने फिरने की बात सोचते हैं तो कुर्ग आपके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। तो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच ऑथर कहता है कि अ पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का टुकड़ा है। स्वर्ग का टुकड़ा, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है और कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा। That must have drifted from the kingdom of God। और कुर्ग की खूबसूरती को देखने के बाद लगता है कि शायद किंगडम ऑफ गॉड यानी स्वर्ग से ये बह करके आ गया होगा। That must have
ड्रिफ्टेड यानी हवा के झोंकों के साथ प्रवाहित होकर के बह करके आया होगा ये कुर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men। तो रोलिंग हिल्स, यहां घुमावदार हिल्स, पहाड़ियां इत्यादि पाई जाती है। रोलिंग यानी मोड़दार, घुमावदार, फोल्डिंग पहाड़ पाए जाते हैं यहां, और खूबसूरत जंगल पाए जाते हैं। और इन नेचुरल लैंडस्केप में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप में, भूदृश्य में, बड़े ही प्राउड रेस के लोग रहते हैं। प्राउड रेस, मार्शल आर्ट वाले लोग रहते हैं। प्राउड रेस, किसी आदमी का जेनेटिक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मानते हैं ना बात को? जेनेटिक जो है वो इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो भी अचीवमेंट करते हैं, लेकिन हम लोगों के पूर्वज थे पीस लविंग, एग्रीकल्चरिस्ट, एनिमल रियरिस्ट, यानी खेती पशुपालन करने वालों के हम लोग वंशज हैं। लेकिन इंडिया में सभी लोग इसी प्रकार के एग्रीकल्चरिस्ट और एनिमल रियरिस्ट लोगों के वंशज नहीं हैं। अब जैसे कुर्ग में मार्शल आर्ट वाले लोग रहते हैं। हमारे लोक गीतों में क्रॉप साइकिल का जिक्र होता है, फसल की बुआई का जिक्र होता है हमारे लोकगीतों में, फसल की कटाई का जिक्र होता है हमारे लोकगीतों में। लेकिन कुर्ग के लोकगीतों में लड़ाई झगड़ा का जिक्र होता है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट वाले लोग हैं। ये लड़ना, मरना और मारना जानते हैं। तो द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन। तो पुरुष जो हैं वो मार्शल आर्ट वाले हैं। पुरुष जो हैं वो वीरता प्रदर्शित करने वाले हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के पुरुष पाए जाते हैं। लेकिन औरतें काफी खूबसूरत होती है यहाँ की। कुर्ग को ब्यूटीफुल वीमेन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए इसको स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। तो एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और कुर्ग में तरह तरह के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो कुर्ग में प्रकृति ने तमाम प्रकार की खूबसूरती प्रदान कर दी है। कुर्ग और कोदागु भी कहा जाता है इस जगह को। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी यहां एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का आप लोगों ने विशेषता पढ़ा है कि जिसमें कभी भी पतझड़ नहीं होता है, सालों भर पत्तियां हरी रहती है। हम लोग के यहां जो है डेसिडुअस ट्री पाए जाते हैं, जिसका ऑटम सीजन में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है, और स्प्रिंग सीजन में नई नई पत्तियां स्प्राउट होती है, यानी अंकुरित होती है। लेकिन कुर्ग में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो सालों भर बिल्कुल हरा भरा दिखते हैं। एंड कॉफी प्लांटेशंस, स्पाइसेस
तो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और स्पाइसेस पाए जाते हैं और कॉफी प्लांटेशन पाया जाता है। कॉफी जो है ताकतवर्धक पेय पदार्थ है, शक्तिदायिनी पेय पदार्थ है कॉफी। कॉफी पीने से शक्ति और स्फूर्ति आती है। कॉफी भी कुर्ग में उपजता है। तो कुर्ग में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, सालों भर घने जंगल दिखाई देते हैं। कुर्ग में पत्तियां हरी भरी दिखती है सालों भर। साथ ही साथ कुर्ग में स्पाइसेस पाए जाते हैं, यानी मसालों के पौधे। मसालों में भी काफी ताकत है, जानते हैं ना आप लोग। मसालों में इम्यूनिटी पाया जाता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मसालों में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग खाना में मसाला अधिक खाते हैं और यही कारण है कि कोरोना जब आया था तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उसका प्रभाव बहुत कम हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, बांग्लादेश जैसे देशों में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, अमेरिका के लोग अनुमान ही लगा रहे थे। विश्वास नहीं होता था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि इंडिया में इतने कम ही तादाद में आदमी मरेगा। जब अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा आदमी मर गया तो लगता था उन लोग को कि इंडिया में तो 40-50 लाख मरा होगा। सच छिपा रहा है डेटा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। यहां उतना नहीं मरा था क्योंकि यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी बेटर होता है और उसका एक कारण है कि यहाँ के लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग मसालों का सेवन करते हैं। इम्यूनिटी ग्रो करने का काम मसालों का होता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बहुत कम मसाला खाते हैं। वेस्टर्न कंट्री के लोगों का खाना पीना ऐसा होता है कि उसमें मसाला बहुत कम होता है, नाम मात्र का। जैसे हम लोग मीट खाते हैं तो पूरा मसाला का झोर बनाते हैं, सिरवा। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ओवन में उसको फ्राई करते हैं और सॉस के साथ डुबा करके खाते हैं। मसाला का तो कहीं जरूरत ही नहीं हुआ। थोड़ा ना जो है पेपर यानी गोलकी का चूर हल्का फुल्का बुरका दिया, डाल दिया, उतना ही, और नमक। तो खैर कुर्ग जो है मसालों का प्रदेश है, स्पाइसेस। कुर्ग में मसालों का उत्पादन होता है। कुर्ग में दुनिया की तमाम बेहतरीन चीज पाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस यानी मसाला, कॉफी प्लांटेशन, ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप और ब्यूटीफुल वीमेन। इतना सब कुछ जब मिल ही जाए तो फिर कुर्ग को छोड़ करके दुनिया बेकार है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग का 30% जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। आप सोचिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट कितना अच्छा होगा। पॉल्यूशन नाम का चीज नहीं होगा कुर्ग में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के चलते पॉल्यूशन नाम का चीज नहीं होगा। हम लोग इन्वायरमेंट, प्योर शुद्ध हवा की प्राप्ति के लिए कभी कभी जूझ जाते हैं। हम लोग पार्क में जाते हैं टहलने के लिए, शुद्ध हवा मिले इसके लिए। कभी कभी जंगल में सफारी करने जाते हैं। लेकिन पूरा कुर्ग जो है वो ऐसा ही है। ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप का प्रदेश है कुर्ग। Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसका मतलब समझे कि यहां तो काफी वर्षा होती है, तब ने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है जी। और इस कारण से मानसून के सीजन में यहां इतनी वर्षा होती है कि टूरिस्ट लोग
जा नहीं पाते हैं, टूरिस्टों के लिए जाना संभव नहीं होता है, इतनी वर्षा होती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March. सितंबर से लेकर मार्च तक का महीना टूरिस्ट अट्रैक्शन का होता है। मार्च के बाद काफी गर्मी हो जाएगी और सितंबर के बाद गर्मी कम हो जाएगी, वर्षा भी समाप्त हो जाएगी। तो सितंबर के बाद और मार्च तक टूरिस्ट सीजन होता है कुर्ग में। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम showers थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, यानी यहां का मौसम बहुत बढ़िया होता है। हल्की बारिश होती है, हल्की बारिश होती है जो अच्छी लगती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, हवा में कॉफी की शक्तिदायिनी खुशबू पाई जाती है। यानी कोई दुर्बल व्यक्ति, रोगी व्यक्ति सिर्फ कुर्ग में चला जाए तो वहां के हवा के कारण ही वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा, उसमें चुस्ती और फुर्ती आ जाएगा, क्योंकि वहां की हवा में इनविगोरेटिंग यानी शक्तिदायिनी, शक्ति प्रदान करने वाली, यानी एनर्जी यील्डिंग यानी इनविगोरेटिंग कॉफी की खुशबू पाई जाती है हवा में। कुर्ग में कॉफी स्टेट्स पाए जाते हैं, दूर दूर तक कॉफी के खेत पाए जाते हैं। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज, कॉलोनियल बंगलाज, ब्रिटिश का जब शासन था तो विदेशी शासन के दौरान जो यूरोपीय लोग रहते थे बंगला बना करके, वो आज भी पाया जाता है कुर्ग में। तो बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, तो कहता है कि प्राइम कॉर्नर्स में यानी मुख्य क्षेत्रों में, ट्री कैनोपीज में यानी वृक्षों की कुंज छाया में, यानी दोनों तरफ पेड़ पौधा और बीच में कॉलोनियल बंगलाज। जो कॉलोनियल लोग थे, यूरोपीय लोग थे, जब शासन था भारत के ऊपर तो ये लोग अपना बंगला बना करके रहते थे। ये कॉलोनियल बंगला आज भी पाया जाता है। तो मुख्य कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे यानी वृक्षों की कुंज छाया में, वृक्षों की कुंज गली में जो है कॉलोनियल बंगलाज पाए जाते हैं। कॉलोनियल बंगलाज पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि कॉलोनियल लोगों को कुर्ग में रहना काफी पसंद था। समझ रहे बात को? तब तो कुर्ग में अपना वो बंगला बनाए थे। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों को कहा जाता है आर्यों का वंशज। हम लोगों के पूर्वज कौन थे? आर्य लोग थे। हम लोग आर्यों के संतान हैं। तो आर्यों का जैसा शरीर था, रंग रूप था, वेशभूषा था, जो वो पूजा करते थे, आज भी हम लोग करते हैं। आर्यों ने ही लिखा है ऋग्वेदा। जो आप धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें मंत्रोच्चारण सुनते हैं ना, वो क्या है? ऋग्वेदा का श्लोक है। ऋग्वेदा की रचना किसने की? आर्यों के विद्वानों ने, आर्यों ने ऋग्वेदा की रचना की थी देवताओं को खुश करने के लिए। यानी आर्य हमारे पूर्वज थे।
लेकिन कुर्ग के लोगों के पूर्वज आर्य नहीं थे। अगर आर्य लोग कुर्ग के लोगों के पूर्वज होते तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि फिर वो हमारे जैसे होते ना, फिर वो उतना सुंदर कहां से होते, वो मार्शल आर्ट वाले कहां से होते। आर्य लोग कृषि और पशुपालन करने वाले थे, लेकिन कुर्ग लोग कृषि और पशुपालन करने वाले नहीं हैं, तो वो मार्शल आर्ट वाले हैं। पुरुष और औरतें काफी खूबसूरत होती है। तो इतनी खूबसूरत होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो आर्यों के संतान नहीं थे। कुर्ग के लोग आर्यों के वंशज नहीं है। तो सवाल उठता है कि किसके वंशज हैं? तो इसमें दो प्रकार की थ्योरी है, दो प्रकार की थ्योरी है। धरती पर स्वर्ग जो शायरों ने और विद्वानों ने कहा है कि कश्मीर को, और उसका कारण है ब्यूटीफुल लैंडस्केप और ब्यूटीफुल वीमेन। और कुर्ग को कहा गया है कि स्वर्ग का टुकड़ा, उसका भी कारण यही है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और ब्यूटीफुल वीमेन। एक मिनट, इसके साथ साथ कश्मीर के लोग भी मार्शल ट्रेडिशन वाले होते हैं, कुर्ग में भी होते हैं मार्शल ट्रेडिशन वाले लोग। तो इसका मतलब है कि इसके पूर्वज कौन थे? इसके पूर्वज ग्रीक थे। एलेक्जेंडर ने प्राचीन काल में भारत के ऊपर आक्रमण किया था 326 बीसी में। 326 बीसी में एलेक्जेंडर यानी सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का 2 वर्ष तक भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर वो लड़ाई करता रहा था। 2 वर्षों तक सिकंदर भारत में रहा, भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है उसको, उसमें वो रहा, कश्मीर तक रहा। लेकिन कहा जाता है कि झेलम नदी को पार नहीं कर पाया सिकंदर। सिकंदर झेलम नदी को पार नहीं कर पाया और सिकंदर भारत के अन्य भागों में नहीं पहुंच सका। खैर, आप कहिए कि सिकंदर को यहां बतलाना क्या जरूरी है भाई? तो है जरूरी। सिकंदर के सैनिकों में बहुत सारे सैनिक इंडिया में और एशिया के अन्य भागों में बस गए। उन्होंने एशिया की लड़कियों से शादी कर ली। तो अब जो उनका संतान पैदा होगा, वो संतान ग्रीक प्रभाव वाला होगा ना। तो ग्रीक लोग गोरे होते हैं, काफी खूबसूरत होते हैं, और इंडियन वीमेन के साथ जब शादी किया तो उससे जो संतान पैदा लिया तो वो लेडीज लोग काफी खूबसूरत होने लगी। और ग्रीक लोग चूंकि मार्शल ट्रेडिशन वाले थे, यानी युद्ध कौशल वाले थे, तब तो सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था। और इस कारण से कश्मीर में और कुर्ग में लोगों को मार्शल ट्रेडिशन वाला समझा जाता है आज भी। यानी कुर्ग के लोगों के पूर्वज कौन थे, इसके संबंध में एक थ्योरी है कि वो ग्रीक के संतान थे। वो ग्रीक लोगों के संतान थे, यानी ग्रीस से जो लोग आए थे अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय, उन्हीं लोगों में से बहुत सारे बस गए यहां, और यहां बस करके यहां की औरतों के साथ शादी कर लिया, और उससे जो उनके वंशज हुए वो कुर्ग के हैं या कश्मीर के हैं।
लेकिन आप कहिएगा कि इसका कोई सबूत है, तो सबूत तो बड़ा मुश्किल है देना। एक और आपको थ्योरी है, और वो है अरेबियन लोग। आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में मसालों की खेती होती है, और मसालों की खेती कुर्ग में प्रमुख रूप से होती है। मसालों का संसार में बड़ा डिमांड था। जब से यूरोप के लोग इंडिया के कांटेक्ट में आए थे और मसालों का स्वाद लगा था, तब से बिना मसाला के खाना नहीं चाहते थे, और इसका फायदा अरब लोग उठाते थे। इंडिया से मसाला खरीदते थे और काफी ऊंचे दाम पर यूरोपियों को बेचते थे। तो जो अरबियन लोग आए मसाला खरीदने के लिए, उन अरबियन लोगों में से बहुत सारे लोग बस गए कुर्ग में, और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के संतान आज कुर्ग के लोग हैं। आप लोग गौर करके देखिएगा कि जो अरेबियन लोग होते हैं, वेस्ट एशिया के लोग, वो देखने में काफी, औरतें काफी खूबसूरत होती है। देखें कभी वेस्ट एशिया यानी अरेबियन कंट्रीज के औरतों को देखे हैं, सभी काफी खूबसूरत होगी। और इसी कारण से उनके वंशज यहां पर, मतलब उन लोग के बसने से जो लोग पैदा लिए, तो ये कुर्ग के लोग हैं। दूसरी बात है, अरबियन लोग भी मार्शल ट्रेडिशन वाले हैं। अरबियन लोग भी लड़ने, मरने और मारने वाले हैं। तब तो वेस्ट एशिया में कभी लड़ाई थमती ही नहीं है। हमेशा वेस्ट एशिया में देखते हैं कि कोई ना कोई लड़ाई ही चलती रहती है। हमास और इजराइल के बीच चल रहा था कितना, 3 बरस से लड़ाई। ये अब जाकर के शांति समझौता हुआ है, लेकिन पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा समझौता। मतलब वर्षों का लड़ाई अब जाकर के खत्म होने की संभावना है, वो भी निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी भी छिटपुट अटैक चल ही रहा है। तो हर समय कोई न कोई लड़ाई वहां होती रहती है। ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के आदमी हैं, ये लोग शांति प्रिय नहीं है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई शुरू हुआ, 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों के जीन में ही नहीं है लड़ाई। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। लड़ाई किया, 4 दिन किया, खत्म हो गया। तो ग्रीक और अरबिक डिसेंट, यानी ग्रीक के वंशज हैं या अरबिक के। एज वन स्टोरी गोज, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. जैसा कि आपको बतलाया कि अलेक्जेंडर के साथ उसकी एक टुकड़ी साउथ की तरफ भी आई, और जब लौटना संभव नहीं हुआ तो यहीं पर ये लोग सेटल कर गए। द मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। अब देखिए पूरे इंडिया में, खास करके नॉर्थ में, नॉर्दर्न इंडिया में आर्यों के वंशज रहते हैं। आर्यों का तौर तरीका, शादी विवाह, पूजा पाठ, सब कुछ में देखिएगा कि काफी अधिक सिमिलरिटी पाई जाएगी। मामूली डिफरेंस पाया जा सकता है, लेकिन काफी अधिक सिमिलरिटी पाई जाएगी। लेकिन कुर्ग के साथ ऐसी बात नहीं है। कुर्ग के साथ ऐसी बात नहीं है। तो कुर्ग के लोगों का रीति रिवाज हम लोग से अलग है।
तो हिंदू के मेन स्ट्रीम मुख्य धारा जो है हिंदू का, उससे अलग प्रकार की पद्धति का पालन करते हैं कुर्ग के लोग। और इससे पता चलता है कि कुर्ग के लोग आर्यों के संतान नहीं थे। अब दूसरा थ्योरी है अरब का। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विच एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by कोदाबूज। अब कुर्ग के लोग, जिनको कोदाबूज भी कहा जाता है, कोदाबूज, तो कोदाबूज लोग अरबियन लोगों के संतान थे। और अरब के लोग आते थे मसालों के व्यापार के सिलसिले में, और आते थे, वो बस गए वहां, तो उन्हीं से कुर्ग के लोग पैदा लिए हैं, ऐसा माना जाता है। ये कैसे पता चलता है? तो इसका प्रूफ है कि कुर्ग के लोग एक खास प्रकार का कोट पहनते हैं, लंबा और ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई का काम किया हुआ रहता है, और वेस्ट बेल्ट यानी कमर के पास एक बेल्ट पाया जाता है। और इस प्रकार के कोट का एक स्पेशल नाम है कुपिया। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। वेस्ट एशिया में जो अरब लोग रहते हैं वो भी ऐसा ही कोट पहनते हैं, काला जैसा लंबा कोट, और कमर के पास बांधने का रहता है, और एम्ब्रॉयडरी यानी गढ़ाई का काम किया हुआ रहता है। और अरब के लोग और कुर्द, वेस्ट एशिया में की एक जाति है कुर्द, तो कुर्द लोग भी ऐसा ही कपड़ा पहनते हैं, ऐसा ही कोट पहनते हैं। और हालांकि नाम कुर्ग में इसको कहा जाता है कुपिया, और अरब में इसको कहा जाता है इस कोट को कुफिया। तो दोनों में काफी समानता है ना। हो सकता है कि कुफिया कुर्ग के लोग कहते हैं और उसी का थोड़ा सा बदल करके कुफिया। तो इससे पता चलता है कि कुफिया चूंकि प्राचीन काल से कुर्द लोग और अरब के लोग पहनते आ रहे हैं, आज भी पहन रहे हैं, और इसी प्रकार से प्राचीन काल से कुर्ग के लोग, देखिए दो टर्म यूज कर रहे हैं, कुर्ग और कुर्द। कुर्द एक जाति है वेस्ट एशिया की, और हम लोग चर्चा यहां पर पढ़ रहे हैं कुर्ग। कुर्ग है ये जो कुर्ग जिला में कर्नाटक में रहती है। तो वेस्ट एशिया में जो कुर्द हैं और वेस्ट एशिया में जो अरबियन लोग हैं, तो वो भी मार्शल ट्रेडिशन के होते हैं, लड़ने मरने मारने की बात हमेशा करते हैं। और कुर्दों की और अरबियन लोगों की औरतें भी काफी खूबसूरत होती है, और इस तरह से समझा जाता है कि उनके बस जाने से, कुर्ग में उनके बस जाने से कुर्ग का विकास हुआ है, और इसी कारण से पूरे भारत से कुर्ग के लोग थोड़ा अलग हो जाते हैं। जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, जो आर्यों के संतान हैं, आर्यों के संतानों से, आर्यों के वंशजों से कुर्ग के लोग अलग हो जाते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य सत्कार का बहुत बड़ा ट्रेडिशन होता है। स्वर्ग का जिसको भी टुकड़ा कहा जाता है, तो वहां पर हॉस्पिटैलिटी का एक ट्रेडिशन पाया जाता है। जैसे कश्मीर में हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, आतिथ्य सत्कार।
कश्मीर के लोग विदेशी मेहमानों को भगवान के समान मानते हैं। हालांकि आजकल कुछ आतंकवादी आ गया जो टूरिस्टों पर गोली चला देता है। इस बार तो पहलगाम में देखे ना आप लोगों ने कि धर्म पूछ करके पैंट खोला करके चेक किया। पहले धर्म किसी को पूछा तो कौन धर्म हो, कहा हिंदू, मार दिया गोली। कोई डर से बोल दिया कि मुस्लिम, तो उसका पैंट खोलवा करके चेक किया कि खतना है कि नहीं। खतना है तो मुस्लिम है, नहीं है तो हिंदू है। अभी सब आ गया है ये पाकिस्तानी टेररिस्ट। लेकिन कश्मीर का जो मूल ट्रेडिशन है वो हॉस्पिटलिटी का है, आतिथ्य सत्कार का है, अतिथि देवो भव का है। और यही बात कुर्ग के ऊपर भी लागू होती है। कुर्ग के लोग हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, अतिथियों को भगवान के समान मानते हैं। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कुर्ग के लोगों की लोक कथाओं में सिर्फ वीरता की कहानियां होती है। वीरता की कहानियां जो उनके फादर और उनके रिलेटिव लोगों ने वीरता का प्रदर्शन किया था, वही उनकी लोक कथाएं होती है। इसीलिए तो आपको बार बार हम बतला रहे हैं कि मार्शल आर्ट कुर्ग के लोगों का मेन ट्रेडिशन है, युद्ध कला। तो रिकाउंट्स कुर्ग के लोग जो है स्मरण करते हैं कई प्रकार की कहानियों को, ऑफ वेलर यानी वीरता की कहानियों को, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कोई अपना बेटा का वीरता का कहानी कहता है, कोई अपना बाप का जो वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अब आप ये जान सकते हैं कि जब कुर्ग के लोग इस प्रकार के मार्शल आर्ट वाले होते हैं तो इंडियन आर्मी में कुर्ग का एक अलग रेजिमेंट ही बना हुआ है। इसको कुर्ग रेजिमेंट कहा जाता है। भारत का नागालैंड प्रांत है ना, नागालैंड प्रांत का जो नागा लोग है मूल निवासी, वो सभी मार्शल आर्ट ट्रेडिशन वाला है। इस कारण से ऐसे मार्शल आर्ट ट्रेडिशन वाले लोगों को सेना में बड़ी आसानी से भर्ती होती है। इन लोगों की सेना में तुरंत भर्ती कर ली जाती है, क्योंकि ये लोग जो है डरना और पीठ दिखाना और भागना नहीं जानते हैं। ये लोग मरना या मारना जानते हैं। तो कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट ही है। इससे पता चलता है कि कुर्गी लोगों को भारतीय सेना कितना महत्व देती है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आर्मी जनरल हुए थे जनरल करियप्पा। और करियप्पा जो थे वो कुर्गी जाति के थे, कुर्ग के थे। यानी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। तो इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में फायर आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है ना। कोई बंदूक राइफल आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। वो भी रख सकते हैं तो भी लिमिटेड ही पावर है। अब आपको गर्दनीबाग में एक लाइसेंस वाला बेचारा था, वो गोली चला दिया क्योंकि वहां कुछ मतलब किसी का छेड़खानी कर रहा था कुछ गुंडे लोग, तो हल्ला किया। आमतौर पर लोग तो नहीं छोड़ा, तो जिसके पास लाइसेंसी राइफल था उसने गोली फायर किया,
तब डर से क्रिमिनल लोग भाग गया। अब वो सीज कर लिया है राइफल गवर्नमेंट ने, जिसके खिलाफ वहां पर आंदोलन चल रहा था। कहने का मतलब है कि एक तो लाइसेंस लेकर के पूरा इंडिया में आदमी को रखना पड़ता है फायर आर्म्स, और उसमें भी आपको लिमिटेड पावर लाइसेंस रखने के बाद भी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुर्ग के लोगों को फायर आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट बंदूक, राइफल इत्यादि कोई भी चीज खरीद करके रख सकता है। यूरोप में भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अमेरिका में भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समझा जाता है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों में इतना मेंटल डेवलपमेंट होता है कि वो फायर आर्म्स रखेंगे तब भी बिना कारण के नहीं उसको यूज करेंगे। एक डेटा कहता है कि अमेरिका वगैरह के स्टूडेंट के बैग में, स्टूडेंट जब जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, तो किताब, कॉपी और लंच बॉक्स रहता है, साथ साथ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी रखा रहता है उसमें। जितना स्टूडेंट, अमेरिका के स्टूडेंट के स्कूल बैग में सोफिस्टिकेटेड यानी मॉडर्न वेपन्स है, उतना कई डेवलपिंग कंट्रीज के सेना के पास भी नहीं है। खैर, तो कुर्गी लोगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोराबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। द रिवर कावेरी obtains its waters from the hills and forest of कुर्ग। तो कावेरी नदी भी बहती है और कावेरी नदी कुर्ग से निकलती है। तो obtains its water from hills and forest of कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से, जंगलों से निकलती है। महासीरा लार्ज फ्रेश वाटर फिश, कुर्ग में महासीर नाम की एक बहुत बड़ी मछली पाई जाती है। मछली, जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं तो वो महासीर खा सकते हैं। इसके लिए आपको कुर्ग जाना होगा। अराउंड दीज वाटर्स किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। अगर आपको किंग फिशर देखना है, किंग फिशर नाम का बर्ड देखना है, शिकारी पक्षी जो मछलियों को खाती है, तो फिर आपको कुर्ग जाना होगा। कुर्ग में किंग फिशर पाया जाता है, जो डाइव करता है, गोता लगाता है, गोता लगा करके मछलियों को पकड़ लेता है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो साथ ही साथ यहां पाया जाता है किंगफिशर के अतिरिक्त स्क्वायरल, गिराली और लंगूर, एक प्रकार का बंदर पाया जाता है। और ये लोग फल खा करके, जुट्ठा कर करके, और उस फल को पानी के ऊपर फेंकते हैं ताकि पानी में छपाक करता है। जूठा फल फेंकने से पानी छपाक सा ये ऊपर उठता है और उसी को देख करके खुश होते हैं लंगूर और गिलहरी। ये सब देखने में अच्छा लगता है सीन। अगर आप लंगूरों का और गिलहरियों का जूठा फल फेंकने, पानी में फेंकने और छपाक का दृश्य देखने के शौकीन हैं तो आपको कुर्ग जाना होगा। एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ क्लियर वाटर, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। कुर्ग में हाथियां पाई जाती है और कुर्ग की नदियों में, कावेरी नदी में महावत जो है, हाथियों को नहलाते हैं, उसको धोते हैं, उसके शरीर को साफ करते हैं। हाथी के शरीर को रगड़ करके चमकाने का काम महावत करते हैं। The most laid back individuals become converts
to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो कुर्ग में कई प्रकार के मनोरंजन और जोखिम के कार्य भी होते हैं। तो कुर्ग के जो है मनोरंजन के कार्यों में सबसे प्रमुख है जो एडवेंचर है राफ्टिंग। राफ्टिंग यानी नदी के ऊपर कुछ राफ्ट बना करके कुछ बांस लकड़ी उकड़ी इत्यादि को जोड़ करके पानी के ऊपर चलना, इसी को कहा है राफ्टिंग। तो कुर्ग में राफ्टिंग करना चाहते हैं आप तो कुर्ग में राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा। कैनोइंग, मछली मारने वाला जो नाव होता है, काफी नुकीली नाव, मछली जिससे मारा जाता है। मछुआरा लोग एक अलग प्रकार का नाव रखते हैं। वो नाव इस टाइप का नाव नहीं रहता है, वो बहुत पतली और बहुत लंबी होती है। वो नाव बड़ी तेजी से पानी में मूव करती है क्योंकि मछली को पकड़ना रहता है मछुआरा को, इसलिए बहुत तेजी से वो मछली के ऊपर अटैक करते हैं। और ये नाव जो है बड़ी आसानी से पानी में डूब जाती है। तो मछुआरा को डूब जाती है तो मछुआरा का कोई रिस्क नहीं रहती। मछुआरा जो है खुद बहुत बड़ा गोताखोर होता है, तैराक होता है, तो डूब गया तो मछुआरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी घटेगा तो फिर अपना नाव निकाल लेगा। तो इस तरह से कोई और व्यक्ति आनंद के लिए कैनोइंग करना चाहते हैं, मछली मारने वाले नाव में पानी के ऊपर घूमना चाहते हैं, तो आपको कुर्ग में यह मौका मिलेगा। रैपलिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं कुर्ग में। रैपलिंग मतलब पहाड़ पर से रस्सी की सहायता से नीचे उतरना, यह खेल भी कुर्ग में होता है। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ पर चढ़ने का जो यानी जितना प्रकार का इंटरटेनमेंट है कुर्ग में सब जोखिम भरा हुआ। चाहे रॉक क्लाइंबिंग ले लीजिए, रैपलिंग ले लीजिए, कैनोइंग ले लीजिए, राफ्टिंग, सब जो है एडवेंचरस वर्क, जोखिम भरा कार्य कुर्ग में होता है। यहां के लोग ही मार्शल ट्रेडिशन वाले होते हैं, मरना और मारना जानते हैं, मौत से उतना नहीं डरते हैं, इसलिए यहां सब गेम भी वैसा ही है जिसमें मौत का हमेशा भय बना रहता है। तो रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ पर बाइक चलाना बड़ा रिस्क का चीज है। पहाड़ पर बाइक चलाना, समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा अगर मिस करेगा, बैलेंस गड़बड़ाएगा, अगर कहीं स्लिप किया या गिरेगा तो फिर कहां जाएगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो माउंटेन बाइकिंग करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि अगर आपको माउंटेन बाइकिंग करना है तो कुर्ग चले जाइए, यहां आपको माउंटेन बाइकिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि यहां का एक प्रमुख गेम है, खेल है माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। और क्या क्या चीज पाया जाता है? तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यानी कई पगडंडी वॉकिंग ट्रेल्स, पगडंडी यानी ऐसे रास्ते जिस पर लोग चलते हैं, रास्ता, सड़क नहीं, रास्ता जिस पर लोग चलते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सड़कों से उबे हुए हैं, पगडंडी पर चलना चाहते हैं तो आप कुर्ग जाइए। तो फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो इस तरह से माउंटेन बाइकिंग करने वाले लोग, पहाड़ पर चढ़ने का जोखिम उठा करके आनंद लेने वाले लोगों के लिए कुर्ग एक बहुत अच्छा प्लेस है। कई प्रकार की पक्षियां और जानवर पाए जाते हैं कुर्ग में।
जिसके अंतर्गत बर्ड्स, बीज यानी भौरा, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आप जब जाइएगा कुर्ग तो आपको पक्षी, भौरा, बटरफ्लाइज ये सब जो है आपको साथ देने का कार्य करेगा। ये सब आपका फ्रेंड हो जाएगा कुर्ग में। यानी कुर्ग का नेचुरल इन्वायरमेंट प्योर है, वहां आर्टिफिशियलिटी नहीं पाई जाती है। मकेक्स यानी छोटी पूंछ वाला बंदर भी आपको कुर्ग में मिलेगा। मालावार क्वेरल्स भी मिलेगा। क्वेरल्स यानी गिलहरी की एक अलग प्रजाति, तो मालावार क्वेरल्स भी मिलेगा। लंगूर मिलेगा यानी एक प्रकार का बंदर। एंड स्लेंडर लोरीज भी मिलेगा। स्लेंडर लोरीज यानी पतला और आपको ये लजाने वाला जिसको शर्म आता है, ऐसा बंदर भी आपको मिल जाएगा। शर्माने वाला बंदर। तो मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी प्रचार करके वृक्षों की कुंज गलियों में आपको ये सभी जीव, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, बीज इत्यादि आपको देखते रहेंगे। I would however prefer to step aside for wild elephants. नरेटर कहता है कि मैं तो सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वाइल्ड एलिफेंट्स देखना। तो एलिफेंट्स देखना चाहिएगा तो एलिफेंट भी मिल जाएगा कुर्ग में। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape. तो अगर ब्रह्मगिरी हिल पर आप चढ़ गए तो ब्रह्मगिरी हिल्स पर आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा ब्रह्मगिरी हिल्स पर मिलेगा। पैनोरामिक व्यू यानी नयनाभिराम दृश्य। नयनाभिराम दृश्य यानी जिसको देखिए तो देखते ही रह जाइए, देखते ही रह जाइए, नजर नहीं हटे। ऐसा दृश्य अगर आपको देखना है तो कुर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि कुर्ग में पैनोरामिक व्यू है यानी नयनाभिराम दृश्य है ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। मिस्टी यानी धुंध से भरा हुआ, कुहासा से भरा हुआ लैंडस्केप में। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गदमा। कहता है अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अगर एक रस्सी से बनाए गए ब्रिज से आप पार करते हैं तो आप पहुंच जाइएगा 64 एकड़ का एक आइलैंड। इस आइलैंड का नाम क्या है? निसार गदमा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स। यहां पाया जाएगा आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी, और यहां लार्जेस्ट सबसे बड़ा तिब्बती लोगों का सेटलमेंट भी पाया जाएगा। एट नियरली बाइलेकूप इज अ बोनस, और साथ ही साथ बाइलेकूप भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। द मॉन्क्स, यहां मॉन्क मिलेंगे यानी बुद्धिस्ट साधु मिलेंगे। इन रेड ओकर यानी लगभग लाल रंग के गेरुआ टाइप के वस्त्र पहने हुए रहेंगे, गेरुआ वस्त्र पहने रहेंगे। येलो रोब्स, पीला रंग का पोशाक पहने रहेंगे। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेज। तो ये सब आपको कई प्रकार का सरप्राइजिंग चीज कुर्ग में मिलेगा। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया।
जो पर्यटक हैं, जो विजिटर हैं, और वो खोज रहे हैं इंडिया का हार्ट एंड सोल, इंडिया की आत्मा, इंडिया का दिल अगर खोज रहे हैं तो फिर कुर्ग में सब कुछ मिल जाएगा। कुर्ग में सब कुछ है, राइट हियर इन कुर्ग। तो फिर आपको कुर्ग जाना पड़ेगा, कुर्ग में सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।